गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तारीख है आज 2 नवंबर 2022। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और हाँ, इस टॉपिक पे कई एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में कई सवाल पूछे गए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आज एक आप ऐसा नया चीज़ सीखेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हो सकता है आप जानते भी होंगे, बट मैक्सिमम स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं जानते। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक पर आने से पहले मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि आप सब तो जानते ही होंगे इस दुनिया में कितने ओशंस हैं, मतलब महासागर। सभी जानते होंगे, स्कूल के बुक्स में, एनसीईआरटी के बुक्स में पढ़े ही हैं, है ना। 5 ओशंस के नाम जो है वो जैसे पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन टाइप के जो 5 हो, तो सबको रटा हुआ ही होगा, वो बोलने की ज़रूरत नहीं। देखिए, कोई भी ओशन क्यों ना हो, उसका कोस्ट लाइन जरूर होता है। कोस्ट लाइन यानी कि तट, जिसको हम बोलते हैं समुद्री तट। अब आप देखिए, ये मैंने क्रूड सा मैप बना रखा है ताकि समय की बचत हो। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ठीक है। ये जो है ग्रीनलैंड मैंने बना रखा है, ये आइसलैंड बना रखा है, छोटा सा ये आइसलैंड। अब बर्मुडा ट्रायंगल वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी ये नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए दोबारा यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। जस्ट क्विक रिकैप के लिए, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, मेक्सिको है, ये अलास्का है, ये सब आप जानते ही। अब यहाँ पर जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर तो पैसिफिक ओशन है, आप सब जानते हैं। देखिए, उसकी भी तट रेखा है, मतलब ज़मीन को कहीं ना कहीं टच करती है ना। इंडिया में, जैसे इंडिया में आप देखो इंडियन ओशन बोलते हैं, यानी कि हिंद महासागर, वो भी तो ज़मीन को टच करती है। इनफैक्ट सारे ओशन से ज़मीन को कहीं ना कहीं टच करते। कोस्ट लाइन होता है उनका, एक समुद्री तट होता है, ठीक है। और जो हम पढ़ते हैं किताबों में, सबके सब समुद्रों के कोस्ट लाइन जरूर है, यानी कि तट जरूर है, समुद्री तट जरूर है। बट एक ऐसा भी समुंदर है जिसका कोई तट नहीं है। सही में कोई तट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई तट नहीं है, पर समुद्र है। तो आज का विषय वही है, समुद्र जिसका कोई तट नहीं। सी विदाउट अ कोस्ट लाइन, समुद्र जिसका कोई तट नहीं। अब आप सोचेंगे, अभी आप दिमाग में सोच रहे होंगे कि स्कूल में पढ़े थे कि ये समुद्र है, और अगर आपके पास मैप है या एटलस बुक है, आप मैप खोल के देखेंगे, वर्ल्ड मैप, कि अच्छा ये रहा पैसिफिक ओशन, ये रहा अटलांटिक ओशन, ये रहा इंडियन ओशन, ये रहा सदर्न ओशन, तो कौन सा ऐसा ओशन है जो कि टच ही नहीं करता है, जिसका मतलब कोई भूभाग को टच नहीं करता है, यानी कि जिसका कोई तट ही ना हो। आपको दिखेगा सारे में तो तट है। तो फिर ये सर क्या बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा समुद्र है जिसका कोई तट ही नहीं? देखिए, इस पर क्वेश्चंस बहुत एंट्रेंस में पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछा गया है, इवन सीडीएस में भी पूछा गया है, ठीक है। कि दुनिया का एकमात्र समुद्र कौन है, का नाम क्या है जिसका कोई तटरेखा नहीं है। द नेम ऑफ द ओशन, only one ocean in the world, the name of the only ocean in the world that doesn't have a coastline, यानी कि उसका कोई तट नहीं है, वो कौन सा है? आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि समुद्र का नाम क्या है। उस समुद्र का नाम है सरगोसा, सरगासो सी। दिख रहा है आपको? सरगासो सी, सरगासो समुंदर। मेरे साथ बोलिए, सरगासो समुंदर, सरगासो समुंदर, सरगासो समुंदर,
सरगासो सी, सरगासो सी, सरगासो सी, सरगासो सी। ठीक है, ये अब आप दिमाग लगाएंगे कि आखिर ये मैप में कहाँ है सरगासो सी। या कोई बोले क्यों सर, क्यों मजाक कर रहे हो? अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, रियलिटी है। जब एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछ रहा तो हम आपसे मजाक क्यों करेंगे? ठीक है ना। अब याद है हमने आपको 1-2 दिन पहले बर्मुडा ट्रायंगल, इंडियन बर्मुडा ट्रायंगल और जो रियल में एक्चुअल बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया था। तभी तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा पेशेंस लेके पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि जब हम एक चीज़ पढ़ाते हैं, जब कोई फ्यूचर में टॉपिक आए, उसका कोरिलेशन इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैठता है, तभी हम बताते हैं आपको, तभी हम पढ़ाते हैं। अब आप स्किप कर देंगे ना वीडियो को कि अरे इतना लंबा वीडियो है, तो फिर मतलब आधी चीज़ें आपकी मिस हो जाएंगी। देखिए मैं चाहूँ ना तो वो जो बर्मुडा ट्रायंगल वाली वीडियो जो है, जो लगभग 40-45 मिनट जितनी की भी बनी है, मैं चाहूँ तो उसको 10-15 मिनट्स में भी ख़त्म कर दूँ। लेकिन उसमें क्या ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और मेरा उद्देश्य है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक इम्प्रिंट बनाना, ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, अब ये तो क्रूड मैप है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये आ गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। ठीक है, अब देखिए सरगासो सी कहाँ पर है। अब ये जो लाइन है, ये इसको मैं एक दूसरे कलर से भी मार्क कर देता हूँ। मतलब स्ट्रेट लाइन है ये, हाथ से कर रहे हो तो स्ट्रेट नहीं आ रहा, मतलब जस्ट आपके के लिए, आपके नॉलेज के लिए ग्रीन भी कर दे रहा हूँ। ये इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर हिंदी में क्या बोलते हैं इक्वेटर को? विषुवत रेखा या ऐसा कुछ बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो भी हो, इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर है। बाकी आप लोग सब जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के बुक हो या आईसीएसई बोर्ड के, जो सीबीएसई के, सब समझ जाते होंगे कि इक्वेटर क्या है, विषुवत रेखा ही है। अब देखिए ओशन जो भी है, जैसे पैसिफिक ओशन, ये तो पैसिफिक ओशन आपको मालूम है, मैंने बताया हुआ था। बर्मुडा ट्रायंगल वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि इधर पैसिफिक ओशन है। अब ये जो है ना, ये नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स है। इस साइड जो है, इधर क्या है? अटलांटिक ओशन। क्या है? अटलांटिक ओशन। अब देखिए अटलांटिक ओशन को ना याद रखना बड़ा आसान है। अटलांटिक ओशन का शेप जो है ना, एस का जैसा, एस, जैसे कि यहाँ से आप लीजिएगा ना, ये देखिए एस बन रहा है ना, ये अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर इक्वेटर को ऊपर भी और नीचे भी? जी हाँ, इक्वेटर को ऊपर भी और नीचे भी। ये हमेशा क्या होता है, कहीं भी हम मैप में देखते हो नॉर्थ, ठीक है, ये साउथ, ठीक है, ये ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ साउथ पोल की तरफ, जिसको कि हम लोग हिंदी में ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और क्या दक्षिणी ध्रुव वगैरह जो भी कहते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, दो चीज़ समझ में आ गई। नॉर्थ अटलांटिक ओशन का जो आकार है ऑलमोस्ट इंग्लिश के एस लेटर का जैसे, एस, ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, सॉरी नॉर्थ अटलांटिक नहीं, अटलांटिक ओशन। ये फिलहाल के लिए हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखते हैं, ये तो इक्वेटर है। अब इक्वेटर के ऊपर जो अटलांटिक ओशन का भाग है वो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और इक्वेटर के नीचे जो है साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, बीच में इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर को नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब जरा आप हमको बताइए इंडिया से होते हुए कौन सा ट्रॉपिक गुजरता है? ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप अपने आप ढूंढ लीजिएगा, मैप में देख लीजिएगा आपको इंडिया से होते हुए कौन सा ट्रॉपिक गुजरता है। इक्वेटर, नॉर्थ पोल, नॉर्थ साउथ। अब हमें ढूंढना है
कि ये सरगासो समुंदर है कहाँ जिसका कोई तट ही नहीं है, कोई कोस्ट नहीं है, कोई कोस्ट लाइन नहीं है। ठीक है, देखिए समुद्र में ना जो हम लोग बोलते हैं ना कि पानी का करंट बहुत तेज था, मतलब पानी की रफ्तार बहुत तेज थी। तो समुद्र में कई करंट्स चलते हैं। ठीक है, करंट्स मतलब पानी का बहाव। जब पानी का बहाव, समुद्री पानी का बहाव, ध्यान से सुनिए, समुद्री पानी का बहाव एक दिशा में तेज गति से चले उसे करंट कहते हैं। समुद्र का पानी एक पर्टिकुलर दिशा में बहुत ही तेज गति, वेरी हाई वेलोसिटी में चले उसे हम करंट कहते हैं। ठीक है, और एक होता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या हो जाता है, जब समुद्र का पानी चल रहा है, तेज गति से चल रहा है और हवा उसको धक्का देकर उसकी वेलोसिटी बढ़ा दे, हवा धक्का देकर उसका डायरेक्शन बदल दे कहीं और समुद्र का पानी को, वो हो गया ड्रिफ्ट, DRIFT, ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्रिफ्ट। तो हमने दो चीज सीखा, एक होता करंट, एक होता ड्रिफ्ट। ठीक है, ये जो ड्रिफ्ट बनते हैं एक फिजिक्स का प्रिंसिपल के हिसाब से उसको बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। आपको इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में। ठीक है, फिलहाल ज़रूरत नहीं है, बाद में कभी ज़रूरत होगा तो बताऊंगा। कोरियोलिस इफेक्ट या फिर कोरियोलिस फोर्स, जो भी बोलिए। ठीक है, कोरियोलिस याद रखिएगा, बट फिलहाल के लिए आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं कोरियोलिस। तो अभी हमने सीखा करंट क्या होता है। जो समुद्र का पानी किसी एक डायरेक्शन में तेज गति से बह रहा हो वो करंट है। ठीक है, और जो ड्रिफ्ट होता है जब यही तो तेज गति से बहता हुआ समुद्र का पानी को तेज गति वाले हवा, वो पानी को हवा इतना तेज धक्का दे कि उसका डायरेक्शन बदल दे, वो ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे मतलब पूरे वर्ल्ड में कई सारे करंट चलती रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से एक करंट चलता है यहाँ इक्वेटर के ऊपर, ये जो एरो में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये करंट है। दूसरा कलर का पेन ले लेते हैं, ब्लू का। अब इक्वेटर के नीचे से भी एक करंट है। ठीक है, इसको मैं डबल लाइन से शो कर दे रहा हूँ, इक्वेटर के नीचे, और ये इक्वेटर का करंट। ये कौन सा करंट है बताइए? मैंने क्या बोला था आपको? इक्वेटर का ऊपर का हिस्सा जो अटलांटिक ओशन है, सारा अटलांटिक ओशन है, ये ऐसा कर नॉर्थ अटलांटिक, उसका नीचे जो है साउथ अटलांटिक। तो ये हो गया आपका नॉर्थ अटलांटिक करंट, ये हो गया आपको साउथ अटलांटिक करंट। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, इक्वेटर के नीचे जो है साउथ अटलांटिक करंट। यहाँ पर जो पानी जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत तेज गति से चल रही है, जिसको करंट बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक करंट। देखिए, ये करंट समझना बहुत ज़रूरी है सरगासो समुंदर को देखने के लिए। यहाँ पर अभी आपको थोड़ी देर में यहाँ पर सरगासो समुंदर दिखेगा। ठीक है, अब जब ये नॉर्थ अटलांटिक करंट जो है यहाँ आता है, यहाँ, ठीक है, हाँ, अब ये क्या क्या होगा, दो हिस्से में हो जाएगा, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। ठीक है, ये भी उसी तरह जो है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। मतलब समथिंग ऐसा मान लीजिए एक दीवार है, आप एक पानी की पिचकारी से दीवार में मार रहे हैं तो पानी जो चारों तरफ फैल जाता है ना, ये उसी तरह। जैसे ये पानी आ रहा है हाई स्पीड में, करंट आ रहा है, तो यहाँ से टकराया, इधर चले गया, इधर चले गया, वैसे इधर चले गया। जो नीचे आ रहा है हमें उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ये जो ऊपर जो करंट गया
ऊपर की तरफ जो करंट गया ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, यानी कि ये हो गया आपका ये नॉर्थ अटलांटिक करंट और ये हो गया आपका साउथ अटलांटिक करंट, साउथ अटलांटिक करंट। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब नीचे की तरफ जो ये नॉर्थ अटलांटिक करंट का या साउथ अटलांटिक करंट का जो नीचे की तरफ जो बहाव है उससे हम इंटरेस्टेड नहीं है, जो ऊपर की तरफ गया बहाव उससे हम इंटरेस्टेड है। यानी कि अब ये दोनों करंट मिलके ये सफ़र करने शुरू कर देते हैं दोनों, ठीक है। अब ये दोनों सफ़र करना शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों को मैं एक ही दो एरो इसीलिए शो कर रहा हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक एरो जो है नॉर्थ अटलांटिक करंट का है और दूसरा जो है साउथ अटलांटिक करंट का। अब यहाँ आते हैं या ये चलने लगी आगे, ये करंट चलती रहेगी। अब यहाँ आके ये करंट जो है घूमेगी, घूमने के बाद ये जो ये अब जो ये जो घूमने के बाद ये करंट जो घूमने के बाद इसका नाम जो है, इसका नाम कुछ और हो जाता है। अब इसका नाम क्या हो जाता है घूमने के बाद, ये जो करंट घूम रहा है इसका क्या हो जाता है, इसका नाम बताइए। इसका नाम आपका हो गया गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। क्या हो गया? गल्फ स्ट्रीम। यहाँ तक क्या समझ में आ गया? गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, पोल्स यानी कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो भी हो, यानी कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, उधर से जो भी कोई जल का स्रोत, कोई पानी आ रहा हो तो हमेशा क्या होगा? ठंडा होगा कि नहीं? वेरी लॉजिकल। बर्फ़ वाली जगह से आ रही है पानी तो ठंडा होगा ही। और इक्वेटर से जो पानी जा रहा है इधर, वो क्या होगा? गर्म होगा, यानी कि इसकी तापमान ज़्यादा होगी ना, ठीक है। अब ये जो दो साउथ अटलांटिक करंट नॉर्थ अटलांटिक करंट मिलके आगे चलते हैं, चलने के बाद यहाँ से घूमते हैं, घूमने के बाद यहाँ ये एक फ्लोरिडा है, कल आपको बताया था मैंने, फ्लोरिडा अमेरिका का पूंछ फ्लोरिडा, जब हमने वो पढ़ा था वो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से भी एक करंट निकलता है, वो फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, वैसे आपको याद रखना तो रख सकते हैं। फ्लोरिडा से भी एक करंट निकलता है, वाटर करंट निकलता है फ्लोरिडा से, जिसका नाम फ्लोरिडा करंट है। ये सब मतलब देख लीजिए, अगर आपको याद रखना तो फ्लोरिडा करंट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता रहा हूँ। अब गल्फ स्ट्रीम बन गया, ठीक है। अब क्या है, उसी टाइम में यहाँ से जो है ठंडे पानी का एक करंट चलता है, ठीक है। ये ठंडा क्यों है? जाहिर सी बात है, नॉर्थ पोल की तरफ से आ रही है। और हाँ, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड ठंड की जगह है, या फिर हम इसको डेनमार्क बोल सकते हैं, जो भी बोलना बोले, डेनमार्क, ठीक है। ये वी जैसा, और ये जो है ये आइसलैंड है, ठीक है। अब यहाँ से जो है, ये तो नॉर्थ अमेरिका है, आपको मालूम है, सबको जानते हैं आप। अब ये ग्रीनलैंड के बीच में ये जो है, ये एक करंट आता है ऊपर से। करंट मतलब आप जानते हैं, बता चुका हूँ, ठीक है ना, बार बार नहीं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं लैब्राडोर करंट। क्या बोलते हैं इसको? लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर, लैब्राडोर करंट, ठीक है, लैब्राडोर करंट, ठीक है। अब यहाँ से जो है, ये जो आइसलैंड वाला जगह जो है,
यहाँ से एक करंट आता है, यहाँ से इधर आता है एक करंट, ये, और ये लैब्राडोर करंट है, ये दोनों आके यहाँ मिल जाते हैं। कौन कौन से? लैब्राडोर करंट और आइसलैंड के तरफ से जो है, सॉरी आइसलैंड की तरफ से यानी कि ग्रीनलैंड की तरफ से एक ही बात, एक करंट, जो ये करंट जो है इसका नाम क्या है? ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ठीक है, अब ये लैब्राडोर करंट और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट आके यहाँ मिल गए। अब जब मिले तो डेफिनेट है दोनों मिलके एक करंट बनेगा। ठीक है, ये जो दोनों मिल गए, ये दोनों जो मिले यहाँ आके, ये मिलके एक करंट बनते हैं। ये इसको बोलते क्या? कैनेरी, CANARIES, कैनेरीज करंट, CANARIES, कैनेरीज करंट। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर जो है ये जो गल्फ स्ट्रीम जो जा रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है, मतलब तेज गति की हवा चलती है। अब ये इतनी तेज गति की हवा चलती है, जो बरमूडा ट्रायंगल के टाइम में भी मैंने आपको बताया था कि वो बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में हवा की तेज गति चलती है, बड़े बड़े पहाड़ है, अगर आपको याद हो तो। इतनी तेज की हवा गति चलती है, एक ड्रिफ्ट क्रिएट होता है, जो कि ये पानी को, हवा जो है पानी को बहुत तेज गति से धक्का देता है। इसको जो बोलते हैं, जहाँ हवा का इन्वॉल्वमेंट हो गया पानी के साथ, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है। अब अगर आप देखेंगे कि अब आप बोलेंगे कि ये सर कब तक चलता रहता है, ये चलते ही रहता है। ठीक है, अब आप देखिए एक सर्कुलर पैटर्न का चीज बन गया है। कहाँ पर? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन, एक सर्कुलर पैटर्न का। ठीक है, ये आ गया नॉर्थ अटलांटिक करंट, साउथ अटलांटिक करंट यहाँ टकराते हैं, जो नीचे की तरफ जाते हैं हमें उनसे मतलब नहीं है। ऊपर की तरफ जो जाते हैं ये आगे आगे इधर आगे मैक्सिको की तरफ आगे, मैक्सिको से ये मुड़े यहाँ पर जो है फ्लोरिडा करंट के साथ मिलते हैं, ये जाके गल्फ स्ट्रीम बन जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम आगे चलता है तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उसको हवा जो इतनी तेज़ धक्का देती है, इधर आ जाता है। तब ऊपर से एक लैब्राडोर करंट आते रहता है, जो कि बहुत ठंडा करंट है, ठंडे पानी का करंट है। और ये जो है वार्म वाटर करंट्स है, ये जो साउथ अटलांटिक करंट वगैरह, नॉर्थ अटलांटिक साउथ, ये वार्म वाटर करंट है, और ये जो है कोल्ड वाटर करंट है। लैब्राडोर करंट आते रहते हैं, और इधर से जो है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट आते रहता है। ये दोनों करंट जो है एक जगह मिल जाते हैं। एक जगह मिलने के पश्चात एक और करंट जो है, दोनों मिलके एक करंट बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं कैनरीज करंट। यानी कि ये चलते रहता है और एक सर्कुलर पैटर्न बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है, ये एक सर्कुलर पैटर्न बन जाता है। क्लियर? यानी कि ये जो सर्कुलर पैटर्न बन गया, यहाँ जो पानी जो गोल गोल घूम रही है, क्यों गोल गोल घूम रही है आप समझ गए अभी तक? ठीक है, ये जो पानी गोल गोल घूम रही है, ये एक तरह से बैरियर बना देती है। बैरियर का मतलब, जैसे चिड़ियाघर में जो लायन टाइगर जिसको भी एक जू के अंदर रख देते हैं, चिड़ियाघर के अंदर रख देते हैं, केज के अंदर, उसको पिंजरा के अंदर, तो बाहर निकल नहीं पाता है। तो पिंजरा एक बैरियर है। बैरियर मतलब एक ऐसा चीज़ जो कि
तुमको बाहर निकलने नहीं दे रहा, वो बैरियर है। अब ये जो है, अब ये घूमते रहते हैं ये, ठीक है। फिर से एक बार, साउथ अटलांटिक करंट इक्वेटर के नीचे, नॉर्थ अटलांटिक करंट ऊपर के इक्वेटर के ऊपर, दोनों मिल गए, चले मैक्सिको की खाड़ी की तरफ, घूमा, फ्लोरिडा करंट से मिला, गल्फ स्ट्रीम बन गए, दोनों मिल गए, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम बनने के बाद यहाँ आते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है, और ये फिर ड्रिफ्ट होने के बाद इधर आते हैं, उधर से आते रहता है, जो आपको बोलते हैं लेब्राडोर करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, दोनों मिल जाते हैं, मिलने के बाद कैनरीज बन जाते हैं, कैनरीज करंट बन जाता है। अब ये गोल गोल घूम रहा है, और ऐसा कहाँ हो रहा है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। कहाँ हो रहा है? नॉर्थ अटलांटिक, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अटलांटिक का शेप जो मैंने आपको बताया था, इंग्लिश के एस का आकार का, नॉर्थ अटलांटिक का, ठीक है। आप अपने घर में मैप में भी देख सकते हैं, आपको एस की जैसे ही दिखेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है, अब ये जो चीज़ जो गोल गोल जो घूम रहा है, समुद्र का पानी जो है ना, अक्सर जो है समुद्र का पानी काम नहीं होता है। काम मतलब शांत नहीं होता है, वेव्स वगैरह बहाव बहुत भयंकर आते रहते हैं। आप लोग अगर कोई सी बीच गए होंगे, बहुत लोग गए भी होंगे, पुरी में या दीघा सी बीच या कहीं पर भी, कोई भी, चेन्नई में भी सी बीच है, चेन्नई में सी बीच, क्या नाम है उसका मैं भूल रहा हूँ, चेन्नई का सी बीच का, जो भी है, रायपट्टा के पास है चेन्नई में, मैं जब गया था वहाँ पर सी बीच। तो आप देखेंगे कि समुद्र में वेव्स कितने तेज सब आ रहे हैं, तो समुद्र जो है शांत नहीं रहता है। लेकिन इस एरिया में जो ये गोल 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 घूम रही है, एक बैरियर टाइप का बना देते हैं, एक पिंजरा जैसा बना देते हैं। यहाँ अंदर का पानी बड़ा शांत रहता है। अब ये बैरियर इतना स्ट्रांग होता है कि ये बैरियर के अंदर ये जो गोल गोल जो घूम रहे करंट में, ये जो करंट में ये सब घूम रहे, ये पानी को जो ऐसे, मतलब ये पानी को पिंजरा के अंदर, ये एक तरह से पिंजरा बन जाता है। इसके अंदर का पानी ना तो ये बाहर जा सकता है, ना बाहर का पानी अंदर आ सकता। आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता है, मतलब टफ हो जाता है, फ्री फ्लोइंग वाटर नहीं होता है, पानी जो है फ्री फ्लोइंग नहीं होता है। आप घर में ही, अपने घर में ही एक बर्तन में पानी रख दीजिए कहीं पर, और उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, 10 दिन 15-20 दिन के बाद कहीं पर भी रख के छोड़ दीजिए। आप देखिएगा उसमें काई जमने लग जाता ना। क्यों? क्योंकि अगर पानी बहता रहे तो उसमें कोई काई वगैरह, मॉसेस इंग्लिश में जो बोलते हैं, वो जमते नहीं है। लेकिन जहाँ जल स्थिर हो जाए, पानी जो रुक जाए, तो उसमें काई वगैरह जमने लग जाते हैं। और ये जो एरिया है, ये एरिया है जो मैंने आपको बताया, जहाँ करंट जो चल रहे हैं, ये सारे करंट का खेल हो रहा है, इसको बोला जाता है सरगासो का समंदर या फिर सरगासो सी। क्लियर? ये एरिया हो गया सरगासो सी। तो सरगासो सी कहाँ पर है? क्वेश्चन, नॉर्थ अटलांटिक में। अभी आपको समझ में आ रहा है? बरमूडा ट्रायंगल के साथ इसको कोरिलेट आप कर पा रहे हैं? जहाँ मैंने बताया था कि जो पहाड़ों के अंदर और वहाँ तेज हवाएं चलती है, जिससे कि पानी को जो है उठा के ऊपर तक ले जाते हैं, जिसमें मीथेन घुले रहते हैं, ये जो मैंने आपको बताया था। देखिए कैसे कोरिलेशन कैसे निकल रहा है, देखिए, क्योंकि यहीं पर आसपास बरमूडा भी है। सरगासो सी का एक पर्टिकुलर एरिया जो है बरमूडा एरिया में भी आ जाता है, ठीक है, बरमूडा से टच कर लेता है। तो यहाँ तक हमारा बात क्लियर हो गया कि ये है सरगासो सी। अब आप पूछेंगे सर ये सरगासो, इसका नाम क्यों पड़ा? सरगासो नाम इसीलिए पड़ा, थोड़ा सा मैं पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ लिख के बता सकूँ। ये रहने दो, सरगासो सी को रहने दो। अब इस एरिया को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। सरगासो इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर पानी में तैरते हुए, मतलब कई किलोमीटर दूर दूर तक आपको एक सहवाल यानी कि समुद्री घास, एक घास दिख जाएगा। उस घास का नाम है सरगासम। सरगासम क्या है? सरगासम। आर लिखना मैं भूल गया हूँ, दोबारा मिटा के लिख देता हूँ। सरगासम, सरगासम
SARGASSUM, सरगासम, समुद्री घास यानी कि वीड, जो भी प्रचुर मात्रा में है। ऐसे नहीं कि आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा आधा किलोमीटर तक होगा या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक, नहीं, हजारों किलोमीटर तक। मतलब ये जितना बड़ा ये सरगासो सी है ना, सरगासो का समुंदर है, उसमें पूरा भरा हुआ है ये सरगासम का वीड। ठीक है, सरगासम वीड भरा पड़ा है। अब ये जो सरगासम वीड जो है, सरगासम से बना सरगासो, इसके कोई रूट्स नहीं होते हैं, रूट्स। अब देखिएगा बाकी जो सी वीड होते हैं ना, वो समुद्र तल में मिलते हैं, समुद्र के नीचे, लेकिन ये एक ऐसा सी वीड है जो समुद्र में तैरते रहता है, समुद्र के ऊपर। यानी कि अगर दूर से कोई शिप आ रहा है सरगासो एरिया के नज़दीक, कहीं दूर से, मान लीजिए यहाँ समुंदर है और यहाँ एक शिप चल रहा है, ये एक शिप है और यहाँ पर कैप्टन है, उसने अपने बाइनोकुलर से देखने का कोशिश किया दूर और उसे सरगासो दिखा, सरगासो से बाइनोकुलर से, तो उसको क्या लगेगा कि ये एक तरह से एक आइलैंड है। आइलैंड मतलब समझिए टापू, बट ये कोई टापू वापू नहीं है, ये क्या है, समुद्री घास है, सरगासम, समुद्री वीड, जिसके कोई रूट्स नहीं होते हैं और ये सेल्फ रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, समुद्र के ऊपर तैरते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये जो सरगासम वीड जो है, आपको मैंने उस दिन बताया था बरमुडा ट्रायंगल वाला दिन, कि ये जो फ्लोरिडा से आगे क्या है, क्यूबा, उसका आगे पुर्तोरिको वगैरह वगैरह, बहमस जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, बहमस वगैरह जो बोलते हैं, तो वहाँ पर भी ये तैरते तैरते कई बार ये जो सरगासम वीड जो है पहुँच जाती है, ठीक है ना, बीच वगैरह में आ जाती है, तो बीच को थोड़ा मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो अब क्या किया जा सकता है, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। अगर कोई बोले कि भाई साहब ये करंट को ही बंद कर दो, नहीं कर सकते ना, करंट को आप कैसे बंद कर दोगे? घर की बिजली थोड़ी है कि जाके मेन स्विच से ऑफ कर दिया, ठटाक घर का लाइट खत्म, लाइट बंद, नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये कुछ चीज़ हैं जो प्रकृति ने निर्धारित किया है, which nature has determined, which nature has made। तो समथिंग which जो नेचर ने बना रखा है, इसको बदल पाना नामुमकिन है। इट इज़ लाइक जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था, ब्लैक स्वान। कोई बोले कि ये करंट का डायरेक्शन बदल दो या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का डायरेक्शन बदल दो, तो शायद ये नामुमकिन है आज के हिसाब से, मेरे विचार से। आगे चल के हो सकता है फ्यूचर में टेक्नोलॉजी जिस तरह से इतनी तेज़ से बढ़ सकती है, कुछ किया जा सकता है, बट अभी नहीं। तो अभी आप जो ये देख रहे हैं, ये जो सरगासो का समुंदर, ये है सरगासो का समुंदर। ये कहाँ पर है? नॉर्थ अटलांटिक के बीचों बीच सरगासो का समुंदर। क्या इसका कोई कोस्ट लाइन है? इसका कोई कोस्ट लाइन है? आपको दिख रहा है कहीं इसका कोस्ट लाइन तट है? नहीं है। कैसे हो सकता है? ये तो ये एक तरह के वो बात है, समुंदर के बीच में एक और समुंदर, समुंदर के बीच में एक और समुंदर, सरगासो सी। और हाँ, ये क्वेश्चन बहुत एंट्रेंस में पूछा जाता है, ध्यान रखें, मजाक में ना लें, ये ज़रूर एंट्रेंस में पूछा जाता है। आप याद रखें कि दुनिया का एकमात्र समुंदर कौन सा है जिसका कोई तटरेखा नहीं है, कोई तट नहीं है, कोई कोस्ट नहीं है, वो है सरगासो समुंदर, सरगासो सी। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। सिंपल, इजी, इसको ज़्यादा और मैं नहीं जानता हूँ। आपको मुझे मेन दिखाना था कि सरगासो समुंदर कहाँ है और सरगासो समुंदर बनता कैसे है। ठीक है, अब आपको जो रिसर्च करना, आप नेट में जाएं, रिसर्च करें, देखें, आपको दिख जाएगा। ठीक है, करंट्स को याद रखिएगा, जो कि ये ओशन करंट्स हैं, ये ओशन करंट के प्रभाव से ही ये सरगासो सी बना है। अब ये जो ओशन करंट चल रही हैं, ये एक तरह से एक बैरियर बन जाती है, जिससे कि अंदर का पानी, ये अंदर का पानी बहुत शांत रहता है, काम रहता है। बाकी जो समुद्र की तरह जो है ना, भयानक नहीं रहता है, समुद्र में बड़े बड़े वेव आते रहते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता, शांत पानी रहता है। जब अंदर का पानी बाहर नहीं जा पा रहा है फ्रीली, वैसे थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, एक्सचेंज होते रहेगा थोड़ा बहुत, और बाहर का पानी जब फ्रीली अंदर नहीं आ पा रहा है, तो वो शीतल जल पर, मतलब जो कि शांत पानी पर, यही जो सरगासम वीड, सीवीड,
बनने लग जाते हैं। कहीं पर भी हो, आप घर पे करके देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, हरे हरे कलर के जो मॉसेस घर में बन जाते हैं ना, कहीं पर जैसे कहीं पानी जमा हुआ हो, काई काई जिसको हम लोग बोलते हैं, बरसात के दिनों में बहुत होती है। तो ये है सारा खेल सरगासो सी का, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फिर से जस्ट आपका रिवीजन के लिए, ये जो ग्रीनलैंड जो है, यहाँ पर इस तरफ एक बे भी है। बे क्या होता है किसी दिन और बताऊंगा, बैफिन बे टाइप का होता, हडसन बे है, बैफिन बे है, उस किसी और दिन बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर से लैब्राडोर करंट आती है, जो कि ठंडी करंट है, क्योंकि वो उत्तरी ध्रुव से आ रही है, नॉर्थ पोल के साइड से आ रही है, ठंडे जगह से आ रही है, ठंडे जगह से आ रही है, बर्फ़ के जगह से आ रही है, मतलब जाहिर सी बात है बर्फ़ की जगह से आ रही है, वो जो करंट जो, तो पानी ठंडा ही होगा। और ये जो है इक्वेटर है, इक्वेटर पे तो डायरेक्ट सनलाइट गिरता है, आप सबको मालूम है, गर्म एरिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये गर्म करंट चलता है। ये आगे जाके ये कैसे कैसे मिलते हैं, जैसे मैंने बता दिया, यहाँ पर जो ईस्ट ग्रीनलैंड करंट आता है, लैब्राडोर करंट आता है, मिल जाते हैं, कैनरीज करंट बन जाता है, ठीक है। ये कैनरीज करंट यहाँ चलने लग जाता है, चल के ये जो है फिर ये बस एक सर्कल सा बन जाता है, ये तो चलते ही रह रहा है, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये आ रहा है, ये लैब्राडोर आ रहा है, ग्रीनलैंड करंट आ रहा है, कैनरीज बन रहा है, ये चल रहा है, घूम रहा है, एक बैरियर, एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देते हैं, यानी कि ये एक बैरियर हो गया और इसके अंदर ये हो गया ये सरगासो सी, ठीक है, ये सरगासो सी। और मेरे तरफ जो भी है ये रूम है, कमरा है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन मान के चलिए, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये जो करंट के द्वारा बनाया गया एक बैरियर, और इसके अंदर आ गया सरगासो सी। ये सारा चीज़ है सरगासो सी का इफेक्ट। अब हालांकि देखिए सरगासो सी में ना जो है ये ब्रीडिंग ग्राउंड है टर्टल्स का, कछुओं का ब्रीडिंग ग्राउंड से बहुत सारा फ्लोरा एंड फौना का वहाँ पर डेवलपमेंट होता है, मछलियाँ, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ मछलियाँ वहाँ आती हैं, कई सारे बर्ड्स हो जाते हैं, हाँ। तो लेकिन आजकल ये सरगासो सी भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होते जा रहा है, काफ़ी बोतलें वगैरह, ये वो प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गया। अब आप कहेंगे कि सर प्लास्टिक कहाँ से आ जाता है, जब आपने कहा कि बाहर से अंदर नहीं जा सकता, अंदर से बाहर नहीं जा, कोई दरवाज़ा थोड़ी लगा कि बाहर से अंदर बिल्कुल नहीं जा सकेगा। मैं बोला कि एक तरह से टाइट बैरियर बना देते जिससे कि यहाँ पर समुद्र में हलचल नहीं होता है, समुद्र के अंदर होते हुए भी एक पर्टिकुलर एरिया सरगासो सी के एरिया में, लेकिन ये करंट के साथ, ये जो करंट आ रही है, इसके साथ तो प्लास्टिक के कचरे आ जाते हैं, माइक्रो प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने, जो कि मछलियाँ खाने पर बीमार पड़ जाती है। इस एरिया में हम्प बैक वेल्स, यानी कि वेल को हिंदी में क्या, जो सबसे बड़ी मछली होती है, वो पाए जाते हैं, टर्टल्स पाए जाते हैं, विभिन्न तरह के मछलियाँ पाई जाती हैं, ईल्स पाए जाते हैं, मर्लिन मच्छी पाई जाती है, कई, मतलब इस जगह का बायोडाइवर्सिटी बहुत डाइवर्स है, बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ा है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि सरगासो सी को जो है पोल्यूशन नहीं करना, लेकिन ये तो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे कंट्रीज़ डेवलप्ड होते जा रहे हैं, मोर डेवलपमेंट आ रही, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ते जा रही है, यानी कि लोगों के पास संसाधनों की चीज़ें बढ़ते जा रही है, उतने जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूशन ज़्यादा होते जा रहा है। प्लास्टिक जो है कहीं पर भी आप डिस्पोज किया ना करो, अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं से रास्ता बना लेता है समुद्र को, और फिर प्लास्टिक जो टूटने लगे, या जो पेपर पॉलीथीन के जो बैग्स होते हैं टूटने लगे, माइक्रो प्लास्टिक, छोटे छोटे प्लास्टिक के कण बन जाते हैं, इवेंचुअली वो मछली वगैरह खाने लग जाते हैं उनको, तो वो मर जाते हैं, टर्टल्स पर इफेक्ट होता है। तो इसलिए जो है कई सारे जो एजेंसीज भी हैं वो ये सरगासों को, समुद्र को क्लीन रखने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारी प्रयास एज ए रेस्पॉन्सिबल इंडियंस, वी आर रेस्पॉन्सिबल इंडियंस, वी आर रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स, वी आर रेस्पॉन्सिबल फ्यूचर सिटीजन्स, हम लोग कल के रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे। तो एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए, और अगर प्लास्टिक का हम उपयोग किसी तरह हमें करना पड़ गया तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसको किसी वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज ना करें, यानी कि कहीं पानी, जैसे कोई नदी जा रही है आपके घर के पास से या कहीं पर, उसको फेंके ना, क्योंकि प्लास्टिक को जो है ना डिकम्पोज होने के लिए 10,000 साल लग जाते हैं, और वो किसी तरह समुद्र में पहुंच के यहाँ पर, क्योंकि सरगासो सी का जो हालात है भी बहुत ख़राब है, सिर्फ ये प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण, ठीक है। तो ये एक आपको एक बढ़िया चीज़ सिखा दिया हूँ, सरगासो सी याद रखिए। आज 2 नवंबर 2022, अगली बार फिर से एक नया टॉपिक, एक अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे। अगर इसमें आपको फिर भी कोई डाउट है
तो मुझे पूछिएगा कमेंट करके, मैं क्लियर करूँगा। याद रखिएगा ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर, ठीक है, विषुवत रेखा इक्वेटर, ठीक है। ये तो सब आपको पता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, लैब्राडोर करंट, ग्रीनलैंड, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। गल्फ स्ट्रीम पता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पता है, और आपको समझ में आ गया है कि सरगासो सी कैसे बनता है। ओके, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पेरेंट्स का बात सुनिए, और साथ में हेल्दी रहिए, एंड तैयारी अभी से शुरू कीजिए, आप जरूर लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। देखिए, ये वीडियो को अगर आप स्किप करके देखेंगे तो बहुत चीज़ मिस हो जाएगा। मैं जानता हूँ थोड़ा सा लंबा, पेशेंस रख के देखिए, क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ एक दूसरे से कोरिलेटेड रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ कोरिलेशन निकलेगा। तो आप प्रयास कीजिए कि 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा निकालने के लिए, कि विक्रम सर का जो लेक्चर है उसको हम 1 घंटा रोज देंगे, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। फिर से दोबारा आएंगे एक नया टॉपिक और कुछ लेके। आप लोगों को अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कोई टॉपिक तो आप कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए।